इस वक्त हम उन ख़ानदानों के साथ यहाँ पे बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों को 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। तकरीबन 1 साल होने को है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी के शौहर, जो उनके घरों के नान नफ़क़ा कमाने वाले लोग थे, वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। सबसे पहले तो हम बतौर जमात तहरीक इंसाफ और मैं बतौर वकील भी और तमाम वकला की कम्युनिटीज़ जितने भी हैं, उनका ताल्लुक़ जिस भी सियासी जमात से हो, इस बात पे एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को सिविल कोर्ट्स में, जो आम अदालतें हैं, वहाँ पे ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे उनको पूरा मौका मिले अपनी बेगुनाही साबित करने का, या हुकूमत फिर उनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत लाना चाहती है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल होता है तो फितरी तौर पे आपके पास इंसाफ लेने के वो तमाम ज़राए मफ़कूद हो जाते हैं जो आम अदालतों में आपको हासिल होते हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये समझती है कि फ़ौरी तौर पे ये केसेस मिलिट्री कोर्ट से, जहाँ पे बहुत सौ के चल गए हैं ये केसेस, तकरीबन अबू ज़र साहब बैठे हैं, बैरिस्टर साहब, और फैमिलीज़ भी बैठी हैं, तो वो आपको बताएंगे तकरीबन सारे केसेस शायद कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये सिविल कोर्ट्स में, आम अदालतों में होते। और अब भी हम अदालतों से इस्तदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि उसका लार्जर बेंच बने। आज उसमें केस था, आज फैमिलीज़ आई हुई थी, पिछली पेशी पे भी आई हुई थी, और वहाँ पे मुद्दा हमारा ये है इन फैमिलीज़ का कि एक बड़ा बेंच बने जो इस पर फैसला करे कि क्या इन फैमिलीज़ का, ये जो प्रिजनर्स हैं, इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए थे। ये तो आम अदालतों में होनी चाहिए क्योंकि सिविलियन है। दहशत गर्दों से, दहशत गर्दी से ना हमारी कोई हमदर्दी, ना हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना किसी पाकिस्तानी की कोई हमदर्दी है। लेकिन ये फैमिलीज़ खुदा न खास्ता दहशत गर्द नहीं है, या आपकी तरह मेरी तरह आम पाकिस्तानी हैं और हमारी और आपकी हमदर्दी के ये मुस्तहिक हैं। जहाँ रियासत माँ की तरह होती है और तनबीह करती है, वहाँ वो प्यार और मोहब्बत से भी काम लेती है। माजी में बहुत वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाए के मैदान में आए और लड़े रियासत से, उनसे भी रियासत ने बात की और बहुत से लोग मेन फ्रेम में आए। ये तो फिर इस कौम के बच्चे हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, गुजरावाले के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, कुछ पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से, कुछ सिंध से होंगे, कुछ बलूचिस्तान से शायद हों। वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी बहनें, उनकी माएँ यहाँ बैठी हैं। और ये जो बच्चे इस वक्त असीरान हैं, जो साल से तकरीबन होने को है, ईद उनकी गुजर गई जेल में, बड़ी ईद भी गुजरी, मेरी भी गुजरी, ईद उल अज़हा मैंने भी जेल में गुजारी। जेल की ईद का मुझे भी पता है कि जेल की ईद की तकलीफ़ क्या है, अपने माओं, अपने प्यारों से दूर रहने का दुख क्या है। तो ये मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, इनको मौका दीजिए कि ये अपनी बेगुनाही आइन के मुताबिक अदालतों में साबित कर सकें, और ये इस मुल्क में आके मोहब्बत से, प्यार से रहने का इनको मौका दें। इनको दीवार से ना लगाएं और इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें। इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कोई आगे CSS करेगा, इन्हीं में से कोई आगे आके बिजनेस करेगा, इन्हीं में से आगे आके कोई आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करेगा। बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो इनके साथ मोहब्बत वाला, प्यार वाला रवैया होना चाहिए। और आखिर में दोबारा ये बात, ईद पे इनकी फैमिली से मैं जाके मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इनके हवाले से एक असीरान की, प्रिजनर्स की कमेटी बनाई, जिसमें मुझे ज़िम्मेदारी दी। उसमें हमारे और भी ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो सिटिंग चेयरमैन है, बैरिस्टर गौर साहब, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, सारे उस कमेटी में हमारे साथ हेल्प करते हैं, काम करते हैं। वकला उसमें बैठे हैं, रऊफ़ भाई का शुक्रिया कि इसमें हेल्प करते हैं, वकला ILF के, और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें मौजूद हैं। हमने इन फैमिलीज़ की तकलीफ़ ईद में देखी है, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस मामले को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए
मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से भी इस्तदा करूँगा कि इसको सूरत से देखिए, इसको आप इसमें बराए करम इसको जल्दी निपटाइए, इसमें बड़ा बेंच बैठे ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं वापस कौमी धारे में आके मुल्क की खिदमत कर सकें। देखें, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। कभी तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का ना कहा और हमारी 27 साल की 26 साल की तारीख़ है, कल हमारे यौम तासीस है। इमरान खान साहब वो आदमी जिसने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। 9 मई को भी हमने एक पुरअमन एहतजाज किया, कभी पार्टी ने किसी को पुरतशद्दुद होने का नहीं कहा। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं तो उसकी तो इमरान खान साहिब ने और मैंने और हमारी कोर कमेटी के मेंबरान ने, हमारे राइट साइड पे बैठे रऊफ़ हसन साहब ने, मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे अबूज़र न्याजी साहब ने, सब हमारी मेन लीडरशिप ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, उमर यूब साहब ने, सब ने ये बात की है, शिबली फराज ने, कि जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हकीकत तक पहुंचिए कि एक पुरअमन सियासी जमात पे ये टैग क्यों लगाया गया। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो एजुकेटेड क्लास को, फैमिलीज़ को, बच्चों को सियासत में लेके आए और वो लोग जो कलम के मजदूर हैं उनको कहा कि आप सियासत में आएँ। पाकिस्तान में अगर कोई पुरतशद्दुद हो सकता है, कोई हो सकता है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं। तो इसलिए इन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी कीजिए, इनके मसाइल के हल पे गौर कीजिए। ये पाकिस्तानी हैं और ये आपकी और मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उसके इंतज़ार में हैं। दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है बसद एहतराम कि ये जो आज केस हियरिंग हुई है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन तवक्को भी आप ही से करते हैं, क्योंकि बाकी इदारों से अब शायद तवक्को मफकूद होती जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो एक इदारा रह गया है, इसलिए हम आपके साथ मजबूत खड़े हुए। जब 6 जजेस का लेटर आया, कोई सियासी जमात जुडिशरी के साथ खड़ी नहीं हुई, सिर्फ तहरीक इंसाफ खड़ी हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी जमात का नाम ही इंसाफ है। हम जुडिशल सिस्टम की मजबूती के लिए हम जो है आपके साथ, और उसके लिए हमने पूरे मुल्क में इस पे प्रोटेस्ट किए कि 6 जजेस का जो मामला है ये क्यों हुआ, क्योंकि जिन लोगों के पास लोग इंसाफ लेने आते हैं, अगर उन्हों को ही इंसाफ लेने का तलबगार बनना पड़े तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। इसलिए 6 जजेस वाले मामले पे हमने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की थी, इस्तदा की थी कि आप इस पे सू मोटो नोटिस लें। उन्होंने नोटिस लिया और पिछली हियरिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इस पे फुल बेंच बनाएंगे। ये हमारा वो मुतालबा था कि आप, ये मामला जुडिशरी का है, इसको आप इंतज़ामिया की तरफ ना भेजिए, क्योंकि उन्हीं से तो ये सारे मामलात हुए हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस से ये इस्तदा करते हैं कि हमारी सारी तवक्कुआत इसमें जुडिशरी से हैं। बाकी इदारों ने जो हमारे साथ किया है, 8 फरवरी को जो हुआ, अभी जो 21 अप्रैल को हुआ, हमारा मैंडेट चुराया गया, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, उस पर तफसीली बात होनी चाहिए, पार्लियामान में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम इन फैमिलीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं पार्लियामान में। कल बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है। मैं भी यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं रऊफ़ भाई और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब ने हमें इस पे हेल्प किया। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त करूँगा, मेरे राइट पे बैठे हैं अबूज़र साहब, इस पे फिर राय का इजहार कीजिए और फिर फैमिलीज़ जो हैं उनसे भी दरख्वास्त होगी कि वो अपना मौक़िफ़ दीजिए। ख़ासकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस पर हमारे फैमिलीज़ के तर्जुमान जो हैं वो बात करेंगे। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हो गए, उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूज़र नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूजर्व कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस तरह हुए हैं। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है कि इस वक्त
जो आपके कंप्लेनेंट्स हैं वही आपके जज हैं, वही ज्यूरी हैं, वही आपको सज़ा दे रहे हैं। तो ये आइन से मुतसादिम ट्रायल हो रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस ने ओरिजिनल जजमेंट दी थी, यही कहा था ये आपके आर्टिकल 175 की वायलेशन में मिलिट्री कोर्ट बना है जहाँ पे सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, और आर्टिकल 10 ने जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटर्मिन करनी है अगर आपने, तो फेयर ट्रायल से होगी, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 दिन के अंदर ट्रायल ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमारे कप्तान इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ, जेल में सीक्रेट ट्रायल हुआ, शैम ट्रायल हुआ, लेकिन उसको भी 4-4 महीने लग गए 12-12 घंटे की हियरिंग करने के लिए। वो भी हम ट्रायल नहीं मानते क्योंकि वो शैम ट्रायल था। लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर ट्रायल इन्होंने ख़त्म किया, तो उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगैलिटी कितने हद तक ठीक होगी, आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इनका ट्रायल जो हुआ ये फेयर ट्रायल हुआ है? ये हमारा मेन पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें देखें, आपको याद होगा 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी आपके आइन के अंदर। वो क्यों आई थी? वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अगर ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो आपको अपने आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर सनसेट क्लॉज था। तो अब मतलब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 22 साल, किसी केसेस में तो 17 साल के लोग भी हैं, वो अभी कस्टडी में 18 साल के हुए हैं, आप उनका ट्रायल कर रहे हैं सिंपल कानून के तहत। लेकिन अगर आपने तालिबानों का ट्रायल करना था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो उनके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ी। दैट मीन्स जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं ये आपका गैर आइनी है, गैर कानूनी ट्रायल है। इसमें सबसे बड़ा देखें, 5 जजेस ने तो जजमेंट दे दी, और ये मैं अभी कह रहा हूँ, देखें जो जज करता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को वो तारीख करती है, मौरख करती है। अभी हम जो मर्जी बोलते हैं, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी को जज किया जाएगा, हमारे जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो तारीख करेगी, और तारीख हमेशा न्यूट्रल होती है, कभी वो बायस नहीं होती। इस वक्त कोई शख्स नहीं कहता कि ज़िया उल हक साहब बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि वो गासिब थे, उन्होंने मुल्क पर मार्शल लॉ इम्पोज किया था, लेकिन उनके ज़माने में कोई लफ्ज़ कोई शख्स बोल नहीं सकता था। अब यहीं पे आपके हमारे बाजवा साहब हैं, वो कस्में खा रहे हैं, लेकिन उनको बात यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक टाइम पे यही माटी बाजवा साहब थे, जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। तो इस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने खुद कहा था 21वीं आइनी तरमीम के केस में कि मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब तालिबान को ट्राई किया जा रहा था। अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच में। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस का फैसला किया और उमैर नियाजी को कंटेम्प्ट इशू कर दी कि उसने क्यों कहा कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें। फिर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीन लिया इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। आपसे ये भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी थोड़ी सेलिब्रेट हो जाए, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो आपको इस केस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तालिबान के केस में जब उनको ट्रायल होना था, तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 20-20 साल के बच्चे, उनके ट्रायल में आप क्यों नहीं बैठ रहे? आपको बैठना पड़ेगा, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस मुल्क की जमहूरियत का क्वेश्चन है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये TTP के मेंबर्स नहीं है, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी के आम से वर्कर्स हैं, जिनके घरों की अगर ये फैमिलीज अभी आपको बताएंगी, उनकी जो स्टोरीज है, किसी के घर में डेथ हो चुकी है, किसी के घर के अंदर किसी को ब्रेन हैमरेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन हमारी जुडिशरी ने क्या किया, इन बच्चों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया, स्टे करके ओरिजिनल जजमेंट दे के। 5 जजेस, आयशा मलिक साहिबा, इजाजुल हसन साहिब, ज़ाहिर नकवी साहब, उसके अलावा जिया अफरीदी साहब, ये जो 5 जजेस थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसी जजमेंट की वजह से इनका नाम हिस्ट्री में, तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी जज ने ये क्या फैसला किया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में इन सिविलियंस बच्चों का ट्रायल होगा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आम से लोग हैं, तो वो लोग तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम तो खैर इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, सड़कों पे जाके डंडे नहीं उठा सकते, जजेस से लड़ नहीं सकते कि आपने गलत किया, लेकिन तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। इस वजह से इस पर सोचें। अगर अच्छे अल्फाज में याद आपको जाते हैं, आपको लोग याद रखें, तो आपको इन मिलिट्री कोर्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ेगा।